This is Sabah Rizvi the side, and today we'll be doing the third part of the chapter Electoral Politics, Class 9 NCERT. In the last video, we have done the constituencies, the reserve constituency and the electoral constituencies, and I was about to start this topic voter list. I don't know, somehow, I was not able to complete it, but anyways, let's start today. वोटर लिस्ट क्या है? वोटर लिस्ट क्या होता है? एक बार इस बात का इरादा हो गया, मतलब इस बात का फैसला हो गया कि कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह सब कुछ डिसाइड हो जाती हैं, तो अब ये डिसाइड होता है कि भाई वोट कौन डालेगा, है ना? वो कौन होंगे जो वोट डालेंगे. तो अब ऑब्वियसली हम इसको आखिरी दिन के लिए तो रखते नहीं कि एकदम लास्ट डे सब डिसाइड हो गई. ये पूरा प्रोसेस एक किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये पहले से तैयार हो जाता है और सबको मिल जाता है वोटर आई कार्ड वगैरह. इस लिस्ट को हम ऑफिशियली कहते हैं इलेक्टोरल रोल, ये जिसको हम कॉमनली अक्सर बोलते हैं कि वोटर लिस्ट. ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि भाई सब पता चल जाए कि वोटर लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए और किसको किसको वोट डालना है. एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए. हमने पढ़ा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला कॉन्सेप्ट है. एवरीवन, इट इज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हूएवर इज एन इंडियन सिटीजन एंड अबाउट 18 years of age हैज़ राइट टू वोट. ठीक है, उसको वोट देने का पूरा अधिकार है. ना इसका मतलब ये है कि सभी के पास एक वोट है और सभी की वोट की जो कीमत है वो बराबर है, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सबको हम देते हैं. और वी हैव अ वेरी गुड रीज़न दैट वी हैव नॉट डिनाइड एनीवन द राइट टू वोट. वाई सो? देखो, हर सिटीज़न बहुत अलग है एक दूसरे से. कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई नहीं उतना एजुकेटेड है, कोई बिल्कुल भी नहीं है, कोई काइंड होगा, कोई नहीं काइंड होगा. बट हमें पता है कि सब के सब ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं और उनका अपना व्यू पॉइंट है. हम उसको रिस्पेक्ट करते हुए सबको देते हैं राइट कि भाई आप एवरीवन डिज़र्व टू वोट. सब के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो वोट डाल सकें. हमारी कंट्री में जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो वोट डाल सकते हैं इलेक्शन में. सभी सिटीज़न के पास राइट टू वोट, रिगार्डलेस उसकी क्या कास्ट है, उसका क्या रिलीजन है, जेंडर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कुछ क्रिमिनल्स को और जो अनसाउंड माइंड है, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उन लोगों को हम वोटिंग राइट उनसे ले लेते हैं. उनको वोटिंग राइट नहीं मिलते. वो भी बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऐसा कुछ होता है. ठीक है, और पहले एनआरआईज़ के पास नहीं था, अभी एनआरआईज़ को वोटिंग राइट मिल जाता है ETBS एक सिस्टम के ज़रिए, जिसकी फुल फॉर्म अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगी आपको, विच इज़ ETBS. ये क्या है बेसिकली? ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम है जिसके ज़रिए NRI भी वोट दे सकते हैं. ये आपका जो 2024 का इलेक्शन हुआ था, इसमें बहुत गवर्नमेंट ने और भी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इस चीज़ को इंकरेज किया था कि वोटर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन करें डिसीजन मेकिंग में और वो वोट डालें. एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दे दूँ कि NRI बेसिकली होते क्या हैं. NRI वो होते हैं जो नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, जो इंडिया में नहीं रहते, किसी और कंट्री में रहते हैं और उनका रहने का, कहीं और रिसाइड करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है. तालीम, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जॉब हो सकती है, या कोई भी रीज़न हो. द ओनली कंडीशन इज़ दैट कि उनको वहाँ के, उन्होंने जहाँ भी गए हैं वो वहाँ के सिटीज़नशिप अगर नहीं ली है तो वो NRI हैं और वो वोट डाल सकते हैं. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पे बताना था मुझे कि ऐसा नहीं होता कि वैसे कैसे पता चलेगा, कोई भी हम बोल दें हम NRI हैं, ऐसा नहीं होता. एक फॉर्म 6A होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कन्फर्मेशन होता है, उसके बाद ही उन्हें ये वोटिंग राइट देने की बात कही गई थी. ये 2014 के इलेक्शन के बाद से ही काफ़ी प्रेशर पड़ने के बाद कि वो भी चाहते थे कि कंट्रीब्यूट करें, इस बारे में काम हो रहा था. और इस बार 2024 के इलेक्शन में उनको फुल फ्लेजेड हम लोगों ने चाहा कि वो लोग मतलब हम लोग इन द सेंस कि लाइक हमारी लोगों ने चाहा, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने चाहा, हमारी गवर्नमेंट ने चाहा कि वहाँ से भी ये अपना जो कंट्रीब्यूशन है डिसीजन मेकिंग में वो दे सकें. ओके, तो फिर क्या है कि जाहिर सी बात है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो सारे एलिजिबल वोटर्स का वोटर लिस्ट में नाम फाइनली डाल सकें. जिनके नाम ऐड करने हैं ऐड करें, जो चले गए हैं कहीं हो या जो उनकी डेथ हो चुकी है उनको डिलीट करें. यानी पूरा कंप्लीट रिवीजन जो होता है लिस्ट का वो हर 5 साल बाद होता है. और ऑब्वियसली दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट, पूरा एकदम अप टू डेट हो, कुछ नहीं हो. अभी क्या है कि अब जो पहले था वो अलग चीज़ थी, लेकिन जो अभी है हमारे पास, पहले बैलेट पेपर हम पेपर पे लिख के डालते थे फोल्ड करके. अभी क्या नाम है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक के ज़रिए हमारा पड़ता है, इंट्रोड्यूस हुआ है ये. और इसके ज़रिए हम अब वोट डालते हैं. ये कार्ड सबके पास होता है और इस कार्ड को जब आप वोट डालने जाएंगे ये कार्ड आपके पास होना चाहिए. पर ये लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते. इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है
जिसके ज़रिए जिससे ये प्रूव हो जाए कि आप वही शख्स हैं, जैसे आपका राशन कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसको भी दिखा के आप वोट डाल सकते हैं। ओके, क्लियर। अब सेकेंड टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ भाई, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वी शुड हैव अ रियल चॉइस, है ना, हमारे पास होना चाहिए। और तभी हो सकता है ये हमारे पास रियल चॉइस तभी हो सकती है जब हमारे पास कोई ऐसी पाबंदी ना हो कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, है ना। हमारे पास आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का भी हमें राइट मिला हुआ है। और हमें साथ ही साथ हमारे साथ एक ये वाली चीज़ भी है कि हम कोई भी जो 18 साल से ऊपर में वोट डाल सकता है, और 21 साल के बाद कोई भी वोटर आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भी कर सकता है। ये हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। नाउ द ओनली डिफरेंस जो है, एक वो 25 साल का है फॉर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन और 18 साल है फॉर बीइंग अ वोटर। कुछ क्रिमिनल्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं, और जिनको उसी पार्टी का पार्टी सिंबल भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, और जो पार्टी का टिकट, जो पार्टी का नॉमिनेशन मिल जाता है कि हाँ भाई ठीक है हमारी पार्टी से तुम खड़े हो रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कि उसको पार्टी टिकट मिल गया। ठीक है, उसको बोला जाता है कि उसको पार्टी टिकट मिल गया। और इसी पार्टी टिकट की वजह से बड़े बवाल होते हैं, बड़े तमाशे होते हैं कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। कितने लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं कि हम इतने फेवरेट, हम इतने अच्छे थे, इतने इंपॉर्टेंट है, हमने पार्टी के लिए इतना कुछ किया, स्टिल आई हैवंट गॉट द पार्टी टिकट। तो ये बड़ा क्लैश का भी मुद्दा कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज में बन जाता है। अब जिसको भी इलेक्शन लड़ना है, आपको लड़ना है, हमें लड़ना है, एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। बाकायदा एक फॉर्म होता है जिसको आपको भरना होता है, एंड कुछ अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी होती है। ज़्यादा अमाउंट नहीं होता सिक्योरिटी डिपॉजिट का, जैसे आपके ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए 25,000 25,000 होता है, और आपके स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए 10,000 होता है ना। द ओनली रीज़न फॉर टेकिंग दिस एज अ सिक्योरिटी कि अगर ओनली द सीरियस कैंडिडेट कैन फाइल नॉमिनेशन, ऐसा नहीं जिसका मुंह उठाया और चले आए। इसमें होता क्या है, इसमें अगर आपने ये जो आप इलेक्शन कमीशन के पास ये पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी वोट पड़े हैं, वैलिड वोट, उसका अगर 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स अगर आप वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपको उतना वोट नहीं मिलता, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो इलेक्शन कमीशन अपने पास रख लेता है, आपको नहीं देता है। अभी दिल्ली में तो अच्छे खासा अमाउंट ऑफ लोगों की सिक्योरिटी डिपॉजिट जो थी वो ज़ब्त होगी, जिसको हम हिंदी में मतलब अक्सर बोलते हैं ज़मानत ज़ब्त हो जाना, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये इतना नॉमिनल अमाउंट है, बट ये इसीलिए रखा जाता है कि सीरियस हो तभी करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलिटी तो होता ही है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हम देते हैं। उसके अलावा रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आपको साफ साफ बताना होगा कि भाई आपके ऊपर कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस ना हो, आपके ऊपर, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी फैमिली के बारे में, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को आपको पब्लिक के सामने रखना होगा। This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidate। हम सबको तो जानते नहीं है ना, इतने सारे लोग खड़े होते हैं, हम सबको पर्सनली तो जानते नहीं है, तो कम से कम बेसिक कि भैया कोई क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर नहीं है, किसी तरह का कोई गलत तरीके से ब्लैक मनी से पैसा कमा के कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करके रखी हुई हैं इन्होंने, तो एक जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट, ये अपने आप में एक डिबेट का टॉपिक है कि क्या जो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, तो क्या उसके लिए कुछ सम काइंड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी नीडेड। ये तो एक जॉब, इतनी इंपॉर्टेंट जॉब अगर है कंट्री की, तो कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है रेलेवेंट बहुत तरह के जॉब्स में, लेकिन हर जगह क्वालिफिकेशन ज़रूरी हो आप नहीं कह सकते। इंडियन क्रिकेट टीम में आप जाने के लिए आपको कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल, आप अच्छा काम करेंगे। सिमिलरली जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एक एमएलए और एमपी की होती है कि एटलीस्ट ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पीपल कंसर्न, तुम्हारी बात को वो समझ सकें, लोगों की बात को, लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकें, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें, है ना। ऑब्वियसली जो हम जो भी वो करते हैं, वो बहुत सारे लोग उसको एग्जामिन करते हैं। हम जो लैक्स ऑफ एग्जामिनर्स हैं, करोड्स ऑफ एग्जामिनर्स हैं, जो उनको उनके चीज़ों को मतलब इवैल्यूएट करें, अच्छा तुमने जो कहा है वो तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरी बात,
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ज़्यादा उनका इंटेंट टू सर्व होना चाहिए, सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक होने चाहिए। दूसरा क्या है कि एक एम्पैथी होनी चाहिए, उनको महसूस कर सके लोगों की प्रॉब्लम्स को, अंडरस्टैंड कर सके उनकी प्रॉब्लम को। और हमारी जैसी कंट्री में जहाँ के जब बी आर अम्बेडकर साहब थे 6-7% की लिटरेसी रेट में भी उन्होंने राइट टू वोट हमें दे दिया, तो कहीं ना कहीं उन्हें हम पे बहुत भरोसा था। वो जानते थे कि शायद उस इतनी कम लिटरेसी में भी उन्होंने हमें ये दिया, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मानते थे कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम एक क्राइटेरिया बना लेंगे तो शायद कोई जो लोग हैं, आम लोग, कभी इलेक्शन में खड़े हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो होगी वो हमारे पास डिप्राइव हो जाएगी राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन से। तो इसीलिए इस तरह की कोई हमारे चीज़ें नहीं हैं। ये आपकी पिक्चर इलेक्टोरल रोल की है, जिसमें आपको ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डेट और ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आपका इलेक्शन कैंपेन आता है। अब मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव। अपने रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस करना होता है। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज जो भी आप, जिसकी भी आपको पॉलिसीज़ अच्छी लग रही हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी की आपका मैनिफेस्टो आपको समझ में आ रहा है कि वो आपके लिए क्या क्या करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली फिर सारे जितने भी इलेक्शन पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एक बड़ा ओपन डिस्कशन होना चाहिए इस बारे में कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार बनाएगी। और यही होता है हमारे इलेक्शन कैंपेन में। हमारा ये इलेक्शन कैंपेन लगभग 2 हफ्ते के लिए चलता है, 14 डेज़ के लिए, ये पूरा 2 वीक पीरियड के लिए चलता है। और बिटवीन द अनाउंसमेंट एंड द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग से लेकर इतना पूरा चलता है। During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, political parties mobilize their support. पूरे इस पीरियड के दौरान जो इलेक्शन कैंपेन का पीरियड होता है, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ये इलेक्शंस को, मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं कोशिश करती हैं सपोर्टर्स को इकट्ठा कर सकें, अपनी तरफ ले सकें, है ना। फिर ये आपके पूरा न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, पूरे तरीके से सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज़ कर रहे होते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन सिर्फ 2 हफ्ते की बात नहीं होती है। ये इलेक्शंस होने से, जैसे इलेक्शन की डेट आती है, ये इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरीके से, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस, राइट। तो बहुत पहले से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। इलेक्शन कैंपेन में होता क्या है, सब चाहते हैं कि पब्लिक अटेंशन को बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ की तरफ ले जाएं, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं पब्लिक को उस इशू से, ताकि उनका पार्टी को वोट मिल सके उस बेसिस पे। कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत सारे इलेक्शंस में बोले। जैसे कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ रिमूव पार्टी का 1971 के इलेक्शंस में दिया था। और उसके बाद सेव डेमोक्रेसी आपका जनता पार्टी ने दिया था जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में। और इन्होंने कहा था कि हम जितना भी एक्सेस जो कुछ ज़्यादा कर दिया गया था इमरजेंसी के दौरान, इंदिरा गांधी के टाइम जो कुछ भी हुआ था, हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो भी आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, गलत हुआ है, उसको हम उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकें और आपके सिविल लिबर्टीज़ जो आपकी लिबर्टीज़ है उसको वापस हम आपको दे सकें। फिर आपके पास लेफ्ट फ्रंट था, उन्होंने लैंड टू द टिलर की बात करी थी। फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट टू द तेलुगुज वाज द स्लोगन यूज बाय एन.टी. रामाराव। तो यानी इन डेमोक्रेसी इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज ए कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट द इलेक्शन कैंपेन द वे दे वांट टू, जैसे भी करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये बड़ा नेसेसरी हो जाता है दैट वी हैव टू रेगुलेट, ensure that the political party and the candidate gets a fair and equal chance to compete। मतलब अब आप अगर हमने कोई अगर हमने कहा जैसे बनाए वैसे इलेक्शन कैंपेन करो, तो पता चला कोई ब्राइब कर रहा है, वोटों को धमकी दे रहा है, कोई किसी मज़हब के नाम पे, किसी कास्ट के नाम पे लोगों को अपील कर रहा है, कोई गवर्नमेंट की रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन में, और आप 25 लाख से ज़्यादा ये कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा में आप नहीं खर्च कर सकते। अब तो ये अमाउंट काफ़ी बढ़ गया है, इसमें तो काफ़ी कम मेंशन्ड है। और 10 लाख आप असेंबली इलेक्शन में खर्च नहीं कर सकते। तो यू जस्ट इमेजिन कितना एक्सपेंसिव है हमारे यहाँ का ये इलेक्शन। और इफ़ दे डू सो द इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर उन्होंने ये सारी बातों में से कोई भी बात करी तो इलेक्शन आपका कैंसिल मान लिया जाएगा। इन एडिशन टू इट, all the political parties in a country have agreed to a model code of conduct for election। एक प्रॉपर तरीका, एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई देखो ऐसे 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 बिहेव करना है। क्या करना है, आपको कोई प्लेस ऑफ वर्शिप यूज़ नहीं करनी है अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा में। कोई गवर्नमेंट का व्हीकल, एयरक्राफ्ट, कोई भी ऑफिशियल्स जो होंगे उनके, वो आप अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो कोई भी मिनिस्टर्स कोई भी नई बिल्डिंग, नया प्रोजेक्ट, कोई बड़ी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो जब डेट डिसाइड हो जाएगी उसके बाद जो कुछ भी तुम करोगे खाली इसलिए करोगे ताकि पब्लिक पे आपका इंप्रेशन बने और पब्लिक आपके लिए
वोट डालें। तो वो तो एक तरह से ब्राइब करने वाली बात होगी। अगर आपको करना ही था तो आपको 5 साल का वक्त मिला था, आप उसी में कर लेते। अब इलेक्शन अनाउंस होने वाला हो तो आप जल्दी जल्दी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। इवन इफ़ यू फील कि कोई चीज़ मैं जल्दी बोल रही हूँ या मेरी स्पीड तेज़ है या कोई क्लैरिटी में कहीं किसी के टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू क्लास, टेक केयर।